पुराना हॉलीवुड परी कथाओं जैसे दिखने वाले विवाहों से जगमगाता था, लेकिन इन्हें किसी ब्लॉकबस्टर की तरह ही बारीकी से लिखा गया था। जनसंपर्क अधिकारियों ने अफवाहों से आइकॉन को बचाने, स्टूडियो को कांड से बचाने और दर्शकों को सपनों में रखने के लिए फूलों के गुलदस्ते, चुंबन और सुर्खियों की योजना बनाई। उन शैंपेन प्रकाशित तस्वीरों के पीछे अकेलापन, छुपी हुई इच्छाएं और मखमल पंक्ति वाली धोखाधड़ी पर निर्मित संपत्तियां छिपी थीं। अंत तक देखते रहें, क्योंकि हम 20 प्रसिद्ध नकली शादियों का पर्दाफाश कर रहे हैं और आज रात और भी हॉलीवुड रहस्यों का पता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें। रॉक हडसन और फिलिस गेट्स। रॉक हडसन यूनिवर्सल के 6 फुट 4 इंच के सपनों के राजकुमार थे, लेकिन बिलबोर्ड के पीछे वे एक शर्मीले, छुपे हुए व्यक्ति थे जो उजागर होने से डरते थे। जब गपशप के कॉलम देर रात के पुरुष मित्रों के साथ पार्टियों के इशारे करने लगे, स्टूडियो फिक्सर हेनरी विल्सन ने हडसन और उसके एजेंट की सचिव फिलिस गेट्स के बीच एक तेजी से रोमांस रचाया। रिपोर्टरों को जोड़े को अंगूठियों की खरीदारी करते देखने के लिए बुलाया गया। लाइफ मैगजीन ने उनकी चौंकाने वाली शादी की तस्वीरें खींची। हालांकि बंगले के अंदर नवविवाहित अलग अलग कमरों में सोते और हडसन कुछ हफ्ते बाद लोकेशन पर चले गए। हालांकि फिलिस ने बाद में दावा किया कि वह उनसे प्यार करती थी, लेकिन जब भी भरण पोषण की बातचीत ठप हो जाती तो वह सब कुछ बताने वाले इंटरव्यू की धमकी देती, इस बात की निरंतर याद दिलाते हुए कि शादी एक अनुबंध थी, न कि एक समझौता। इस दिखावे ने 1 दशक तक काम किया। बॉक्स ऑफिस के नंबर आसमान छू गए और रॉक ने दिलफरेब भूमिकाएं हासिल की जो रातों रात गायब हो सकती थी। फिर भी इसका मूल्य था भयंकर एकाकीपन। उसने असली साथियों को सामान की तरह छुपा कर रखा और अपनी पहचान उजागर होने के डर को शांत रखने के लिए शराब पीता था। नकली वादों ने उसे महान ख्याति दिलाई, लेकिन उन्होंने उनके असली अंतरंगता का मौका चुरा लिया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। रुडोल्फ वैलेंटिनो और जीनकर। जब लैटिन लवर रुडोल्फ वैलेंटिनो ने द 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकैलिप्स में एक महत्वपूर्ण छोटी भूमिका प्राप्त की, स्टूडियो प्रचारकों को एक हेडलाइन चाहिए थी जो सम्मानजनक चीखती हो, यहां आती है जीनकर, एक काले बालों वाली स्टारलेट जो हॉलीवुड के गुप्त लेस्बियन समुदाय को अपनाती थी। उनकी त्वरित प्रेम कहानी 6 सप्ताह चली, जो एक चांदनी रात की शादी में समाप्त हुई और दोनों को अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियों में बदल दिया। कहानी के अनुसार उनकी शादी की रात को जेन ने होटल का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वेलेंटिनो गलियारे में ही रह गए, जबकि वह एक गर्लफ्रेंड से मिलने चली गई। शादी कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने 6 घंटे बाद तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन स्टूडियो ने फिल्म की रिलीज तक उनकी शादी को बनाए रखने की मांग की। वैलेंटिनो ने महिला प्रशंसकों की भीड़ जुटाई जो उसे इत्र से भरी चिट्ठियां भेजती थीं। फिर भी इस ढोंग की अफवाहें उसकी कैथोलिक छवि को धूमिल करती रहीं और उसकी समय से पहले हुई मृत्यु तक उसका पीछा करती रहीं। जीन ने इस स्कैंडल को वॉडविल बुकिंग्स में बदल दिया, खुद को मिसेस वैलेंटिनो के रूप में पेश किया। यह संबंध केवल मार्क्वीज लाइट्स पर ही बना रहा, यह साबित करते हुए कि हॉलीवुड कैसे दिल टूट को बॉक्स ऑफिस की कमाई में बदल सकता है। बारबरा स्टैनविक और रॉबर्ट टेलर। बहुत कम जोड़े बारबरा स्टैनविक और रॉबर्ट टेलर की तरह अच्छे दिखते थे। ब्रुकलिन की स्ट्रीट किड से पावर हाउस अभिनेत्री बनी और नेब्रास्का के फार्म बॉय जिन्होंने गाना गाया। एमजीएम के कार्यकारी। हालांकि स्टैनविक की महिलाओं के साथ दोस्ती और टेलर की स्टारलेट्स को डेट करने की अनिच्छा के बारे में अफवाहों से डरते थे। लुई बी मेयर ने टेलर को नए अनुबंध और एक कन्वर्टेबल का प्रस्ताव दिया। उनका खेत में हुआ विवाह बुशबी बर्कले के नृत्य की तरह आयोजित किया गया था। न्यूज़रील कैमरों ने शूटिंग की और एमजीएम ने पास के लाउड स्पीकर्स पर संगीत बजाया ताकि प्रशंसक सुन सकें। स्क्रीन के बाहर वे अधिकांशतः अलग रहते थे, प्रत्येक अपने काम में डूबे रहते थे, जबकि मेयर की प्रचार मशीन ने घरेलू सुख की कहानियों को घुमा दिया। यह दिखावा उत्पादन संहिता के नैतिक प्रतिबंध के दौरान दोनों के करियर को सुरक्षित रखता था, लेकिन इसने एक पिंजरा भी बना दिया। स्टैनविक ने अपनी तड़प को उग्र प्रदर्शन में बदल दिया, जबकि टेलर शराब और विवाहेतर संबंधों में सांत्वना तलाशते थे। जब उन्होंने 1951 में तलाक लिया तो स्टूडियो ने परस्पर भक्ति के समान वक्तव्य जारी किए। यह प्रमाण था कि विदाई तक की स्क्रिप्ट तैयार थी। कैरी ग्रांट और वर्जीनिया चेरिल। कैरी ग्रांट शहरी आकर्षण का प्रतीक थे, लेकिन उनके करियर की शुरुआत में साथी अभिनेता रेंडोल्फ स्कॉट के साथ उनके साझा बीच हाउस के बारे में चर्चाएं होती थीं। अटकलों को दबाने के लिए पैरामाउंट ने उन्हें उभरती हुई अभिनेत्री वर्जीनिया चेरिल से मिलवाया, जो चैपलिन की सिटी लाइट्स में अंधी फूल बेचने वाली के किरदार के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका प्रेम प्रसंग पपराजी के फ्लैश बल्ब्स के बीच हुआ। पोलो मैच, यॉट पार्टियां, झटपट रेगिस्तान में शादी। ग्रांट ने बाद में मजाक किया कि उन्होंने गलती समारोह के दौरान ही समझी, जबकि चेरिल ने पाया कि वह समारोह के बाद स्कॉट के बंगले में चले गए थे। काम। शादी 13 महीने तक किसी तरह चली। फिर उसने क्रूरता का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा किया और एक साप्ताहिक भत्ते की मांग की जो उनकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा था। यह कांड उन्हें डुबो सकता था। फिर भी स्टूडियो के प्रचारकों ने उन्हें एक आहत रोमांटिक के रूप में पेश किया और दर्शक उनकी अगली फिल्म द ऑफुल ट्रुथ को देखने के लिए उमड़ पड़े। सो हॉलीवुड छोड़कर चेरिल यूरोपीय सामाजिक मंडलों में शामिल हो गई। उनकी फिल्म के प्रस्ताव गायब होने लगे। वह संघ जो एक आर्ट के रूप में शुरू हुआ था
कहानी ने एक सावधानी की कहानी के रूप में समाप्त हुई। टिनसेल टाउन में प्यार भी एक विशेष प्रभाव हो सकता है। चार्ल्स लॉटन और एल्सा लैनचेस्टर। ब्रिटिश हयात चार्ल्स लॉटन और एल्सा लैनचेस्टर ने हॉलीवुड के बुलावे से पहले बरसाती लंदन की दोपहर में शादी की। एल्सा, बोहेमियन, चतुर और बेहद स्वतंत्र, ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, ये जानते हुए कि चार्ल्स उन भावनाओं से जूझ रहे थे जिनका समाज नाम लेने से इनकार करता था। अमेरिका में गॉसिप कॉलमनिस्ट्स इस विचित्र जोड़ी पर चकित थे। वे म्यूटिनी ऑन द बाउंटी के गंभीर अभिनेता और वह विम्सिकल म्यूज जो फ्रैंकनस्टीन की दुल्हन बनी। उनकी कहानी जैसी शादी ने चार्ल्स को निंदा भरे सुर्खियों से बचाया, जबकि एल्सा को अपने प्रेमियों का पीछा करने की अनुमति दी। जब भी रिपोर्टर विवेचना करते, वो मजाक के सहारे उन्हें टाल देती और वह इतने तीव्रता से अपने चरित्र कार्य में लीन हो जाते कि यह निजी पीड़ा को छुपा देता। पेशेवर रूप से यह मुखौटा काम कर गया। स्टूडियो ने चार्ल्स को प्रतिष्ठित भूमिकाएं दी, इस विश्वास के साथ कि कोई घोटाला नहीं होगा, और एल्सा ने अपनी अनोखी मोहकता का जश्न मनाने वाली विचित्र भूमिकाएं सुनिश्चित की। फिर भी इस कीमत को चुपचाप सहन किया गया। चार्ल्स की अकेलापन बढ़ता गया और एल्सा की कलात्मक महत्वाकांक्षाएं अक्सर उनके रहस्य की संरक्षक की भूमिका से धुंधली पड़ जाती थी। जब उनका निधन 1962 में हुआ तो उसने कबूल किया, हम शादीशुदा थे लेकिन हमने अलग अलग जिंदगियां जी। उनकी साझेदारी ने साबित कर दिया कि शादी कोमल और पूरी तरह से बनावटी हो सकती है। इसे स्पॉटलाइट में कृपालु रखने के लिए लिखा गया था। जेनेट गेनर और एड्रियन, ऑस्कर विजेता नवोदित कलाकार और एमजीएम के सबसे रंगीन परिधान डिजाइनर, एक अजीब जोड़ी लगते थे जब तक कि आप स्टूडियो में मौज नहीं पड़ते। जेनेट की अभिनेत्री मैरी मार्टिन के साथ नजदीकी दोस्ती और एड्रियन की पुरुष डांसर्स के साथ बाद घंटे की पार्टी करने की पसंद को लेकर अफवाहें दोनों ब्रांडों को धूमिल करने की धमकी दे रही थीं। लुई बी मेयर ने एक तस्वीर परफेक्ट बगीचे की शादी का आयोजन किया, जिसे फोटो प्ले और लाइव द्वारा उड़ाकर अखबारों पर छपवाया गया। सार्वजनिक रूप से वे एक आदर्श जोड़ी के रूप में बेवर्ली हिल्स में एक हसिंडा का नवीनीकरण कर रहे थे। निजी रूप से उन्होंने अलग अलग पंखों में रहना पसंद किया और अपनी यात्रा योजनाएं समन्वयित की ताकि उनके वास्तविक साथी कभी फोटोग्राफ न हो सके। इस नाटक ने जेनेट को अमेरिका की प्रिय भूमिकाओं में सुंदरता से उम्र बढ़ाने की अनुमति दी और एड्रियन को बिना किसी विवाद के अपनी पतली कमर के गाउन बेचने का अवसर दिया। फिर भी इसकी कीमत अदृश्यता थी। दोस्तों ने फुसफुसाया कि स्थल के दो सबसे रचनात्मक आत्माएं सभ्य अजनबियों की तरह रहती थीं। जब वे 1950 के दशक में एक ब्राजीलियाई रैंच में चले गए जिसमें काफी जगह थी ताकि अचानक टकरा ना पाए, तो इंडस्ट्री को आखिरकार सच का अंदाजा लग गया। उनके लैवेंडर यूनियन ने विरासत को सुरक्षित रखा लेकिन अंतरंगता को बलिदान कर दिया, साबित करते हुए कि प्रसिद्धि कभी कभी उस कसावट से ज्यादा बांध देती है जितना एड्रियन ने कभी डिजाइन किया था। जूडी गार्लैंड और विंसेंटे मिनेली। एमजीएम की गोल्डन गर्ल गिरावट की ओर थी। गोलियां, थकावट और गर्लफ्रेंड्स के बारे में गपशप। स्टूडियो ने विंसेंटे मिनेली के साथ एक त्वरित रोमांस का सुझाव दिया, जो मीट मी इन सेंट लुइस के प्रतिभाशाली, खुले तौर पर कलात्मक निर्देशक थे। उनकी पेस्टल शादी एक टेक्निकलर फिनाले की तरह दिखी, लेकिन जानकारों को पता था कि यह दो तूफानों को शांत करता था। जूडी को एक स्थिर पति मिला और विंसेंट ने डेविड हॉकनी के समुद्र तटीय घर पर सप्ताहांत सोरियों की फुसफुसाहटों को टाल दिया। उन्होंने वास्तव में एक दूसरे के प्रति स्नेह दर्शाया और एक बेटी लीसा भी थी। फिर भी सेट पर और घर पर अलग अलग बेडरूम सामान्य हो गए। शादी ने जूडी की लोकप्रियता को ईस्टर परेड के माध्यम से बनाए रखा और मिनेली को एक प्रमुख संगीत निर्देशक के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसने जूडी को एक स्थिरता की छवि से भी बांध दिया जिसे वह बनाए नहीं रख सकी। जब वह हद पायरेट में टूटी, मिनेली ने तलाक के लिए अर्जी दी और टैब्लॉइड्स ने केवल उन्हें दोषी ठहराया। जिस विवाह ने एक फ्रेंचाइजी को बचाया, उसने जूडी को एक रिबन से बंधे उत्पाद की तरह महसूस कराया, जबकि विंसेंट ने चुपचाप उन जीवन को फिर से शुरू किया जिसे उन्होंने कैमरों के लिए रोका था। जीननेट मैकडोनाल्ड और जीन रेमंड। जब तक फैन क्लब शुरू नहीं हुए, जीनेट के सोप्रानो डुएट्स नेल्सन एडी के साथ एक वास्तविक जीवन के रोमांस की काल्पनिक कथाएं भड़काते थे। जिज्ञासा। एमजीएम ने उसे गोरे नायक जीन रेमंड की बाहों में जल्दी से पहुंचा दिया, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे सेना के दोस्तों के साथ देर रात तक सनसेट पर ड्राइव का आनंद लेते थे। उनकी मोमबत्ती की रोशनी वाली पहाड़ी समारोह ने चर्चाओं को शांत कर दिया और थिएटर लॉबी में प्रदर्शकों ने सुखी विवाहित के बैनर लगा दिए। फ्रेंच दरवाजों के पीछे जीन ने पार्टियां आयोजित की जहां जीनेट शायद ही दिखाई देती थी, और उन्होंने संपत्ति के दूर छोर पर कुत्तों को पालने में शांति पाई। फिर भी यह दिखावा उनके बॉक्स ऑफिस के आकर्षण की रक्षा करता रहा। जीनेट ने $1 मिलियन का अनुबंध किया और जीन ने वे भूमिकाएं हासिल कर लीं जो अफवाहों के सच होने पर वह खो सकते थे। मूल्य बाद में आया जब जेनेट को दिल के दौरे पड़े। केवल नेल्सन एडी जीन नहीं पहरा देते रहे, जिसने दशकों तक अटकलों को बल दिया। उनकी जोड़ी दिखाती है कि हॉलीवुड कैसे एक ऐसा सुंदर वॉल्ट्स तैयार कर सकता है जो खाली से ध्यान भटका दे। बॉलरूम। टायरॉन पावर और एनेबेला। टायरॉन पावर, जिनके गाल की हड्डियां स्टूडियो मक्खन को काटने के लिए काफी तेज थीं, अपने पुरुष सहकलाकारों से जुड़ी अफवाहों से घिरे हुए थे। फॉक्स के अधिकारी फ्रांसीसी अभिनेत्री एनेबेला को ले आए और यहां तक कि उन्हें सेट पर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उनका वीजा निलंबित करने की धमकी दी। गुप्त विवाह एक रोमांस उपन्यास की तरह चला, जिसमें बालकनी
विदेशी संवाददाताओं के लिए चुंबन। फिर भी टायरन द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जल्दी ही रवाना हो गए और घर भेजी गई चिट्ठियों में संकेत दिया कि वर्दी में वह अधिक स्वतंत्र महसूस करते थे। अन्नाबेला की उच्चारण ने उनके किरदारों को सीमित कर दिया और उन्होंने जल्द ही टायरन के नाम पर कई प्रशंसक पत्र पाए। सेना के जवान। जब वे 1948 में तलाकशुदा हुए तो स्टूडियोज ने इसे दूरी की थकावट के रूप में पेश किया और टायरन की साहसिकता वाली शोहरत बढ़ती गई। एनेबेला यूरोप लौटी, करियर में गिरावट आई। नकली वचन उनके मैटिनी आइडल छवि के लिए कवच बने, लेकिन उन्होंने दो जीवनों को पहले से भी अधिक खाली छोड़ दिया। जेनिस पेज और फ्रैंक मार्टिनेली। वार्नर ब्रदर्स की गीत और नृत्य की जादूगर जेनिस पेज तेजी से उभर रही थी, लेकिन पियानो वादक मैरियन हॉल के बंगले में उनके देर रात के दौरे पर सवाल हर कॉलम इंच में छाया हुआ था। जनसंपर्क अधिकारी फ्रैंक मार्टिनेली, एक स्टूडियो कर्मचारी जिन्हें कुछ ही लोग जानते थे, ने एक सुंदर समाधान पेश किया। बॉस की समस्या का समाधान करना। मॉडर्न स्क्रीन द्वारा प्रायोजित इस समारोह में उधार के टक्सीडो और खुशहाल जोड़े को जैक एल वार्नर से मिला एक चेक शामिल था। वे कभी एक साथ नहीं रहे। इसके बजाय फ्रैंक ने चुप रहने के लिए साप्ताहिक वेतन लिया, जबकि जेनिस ब्रॉडवे पर द पजामा गेम की प्रमुख थी। यह दिखावा सेंसर को शांत करता और जेनिस को 7 नए चित्रों का अनुबंध दिलाता। फिर भी उसने बाद में कबूल किया कि अकेलापन उसके ड्रेसिंग रूम में किसी भी खराब समीक्षा से ज्यादा परेशान करता था। फ्रैंक ने रियल एस्टेट गतिविधियों में कदम रखा। जानिस ने अपने को टेलीविजन पर फिर से स्थापित किया, हमेशा उस पति के बारे में सवालों से बचती रही जो केवल चमकीले कागज पर मौजूद था। उनकी कहानी हॉलीवुड के क्रूर गणित को उजागर करती है। एक दिखावटी शादी सफलता खरीद सकती थी, लेकिन कभी भी संगति नहीं। एंजेला लैंसबरी और रिचर्ड क्रॉमवेल। 19 वर्षीय एंजेला लैंसबरी उस समय एमजीएम की उज्ज्वल आंखों वाली नवोदित कलाकार थीं, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी रिचर्ड क्रॉमवेल ने उन्हें एक चकाचौंध रोमांस में उलझा लिया, जिसे स्टूडियो प्रेस कार्यालय ने लगभग स्वयं लिखा था। सांता बारबरा में उनका सूर्यास्त समारोह एक परिकथा की तरह फोटो खींचा गया, लेकिन सच्चाई समाज के कॉलम की स्याही सूखने से पहले ही सामने आ गई। क्रॉमवेल, जो कभी मैटनी आइडल थे, जिनकी मुख्य भूमिका वाली चमक फीकी पड़ चुकी थी, ने उम्मीद की कि शादी उसकी वर्षों से छुपी एक रहस्य को ठीक कर देगी। वह समलैंगिक थे। 9 महीने बाद उसने एक नोट छोड़ा जो शुरू होता था, माफ करना डार्लिंग, मैं अब और नहीं कर सकता। एंजेला ने चुपचाप तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन गपशप करने वाले चक्कर लगाने लगे। एमजीएम ने शक्कर लगी हुई कहानी गढ़ी, युवा गलती, क्रॉमवेल को गरिमामय विदाई दी और लैंसबरी को पड़ोस की साहसी लड़की के रूप में पेश किया जो किसी दिन सच्चा प्यार पाएगी। उन्हें निर्माता पीटर शॉ में ऐसा व्यक्ति मिला, फिर भी इस घटना ने उन्हें मजबूत बना दिया। उस चीनी मिट्टी जैसी मुस्कान के पीछे एक दृढ़ युवा महिला थी, जिसने हॉलीवुड के भ्रम की कीमत सीखी थी। क्रॉमवेल कभी भी अपनी बॉक्स ऑफिस स्थिति वापस नहीं पा सके, जबकि लैंसबरी ने दिल टूटने को उस चतुर गहराई में बदल दिया जिसने गैसलाइट और द मंचूरियन कैंडिडेट को अविस्मरणीय बना दिया। एक लेवेंडर रंग का कागज का टुकड़ा उसके लिए प्रसिद्ध की कठोर गणित का सबक बन गया। हेनरी फोंडा और मार्गरेट सुल्लावन, वे यूनिवर्सिटी प्लेयर्स रिपर्टरी के सुनहरे जोड़े थे। मंडली दुबला पतला नेब्रास्का का हेनरी फोंडा और परिवर्तनशील वर्जीनिया में जन्मी मार्गरेट सुल्वन। क्रिसमस के दिन बाल्टीमोर में मंच के पीछे उन्होंने हमेशा साथ रहने की कसम खाई, लेकिन दोस्तों ने फुसफुसाया कि शादी ज्यादा सुधार की तरह लग रही थी, बजाय इसके कि रोमांस। उनके करियर विपरीत दिशाओं में उड़ान भर रहे थे। सुलावन पहले ही ब्रॉडवे स्काउट्स को चकित कर चुकी थी, फोंडा अभी भी दृश्यों को खींच रहे थे। एक सजीव विवाह ने सम्मानजनक सुर्खियां और एक दो के लिए एक प्रचार हुक की पेशकश की। फिर भी न तो किसी ने वह बेचैन स्वतंत्रता छोड़ी जिसने उन्हें परिभाषित किया। 8 हफ्तों के भीतर वे अलग अलग टूर बसों में थे, प्रेम पत्रों की बजाय शिष्ट टेलीग्राम भेज रहे थे। विवाह का अमान्यकरण चुपचाप था, लेकिन कॉलम लेखकों ने फोंडा को बहुत अलग और सुलावन को मिजाजी करार दिया। ये लेबल वर्षों तक उन पर चिपके रहे। फिर भी नकली परिकथा ने उन्हें तेज किया। फोंडा ने द ग्रेप्स ऑफ रेथ में गहराई और स्थिरता को पाला, जबकि सुल्लिवन ने द शॉप अराउंड द कॉर्नर में अपनी टूटे दिल को एक सर्जिकल चाकू की तरह इस्तेमाल किया। उनके 2 महीने के संघ ने हॉलीवुड की सबसे छोटी मास्टर क्लास बनकर दिखाया कि कैसे एक स्टूडियो सपना जल्दी से बिखर सकता है और कैसे विफलता को फिर से प्रस्तुत कर दो दिग्गजों को लॉन्च किया जा सकता है। लॉरेंस ओलिवियर और जिल एस्मंड। विवियन ली ने उनकी किंवदंती को प्रज्वलित करने से पहले 23 वर्ष के लॉरेंस ओलिवियर ने वेस्ट एंड की उभरती हुई अदाकारा जिल एस्मंड से क्लिग लाइट्स और गिरजाघर की घंटियों के बीच शादी की। ब्रिटिश टैबलॉइड्स ने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन अंदरूनी लोगों ने इसे एक रणनीतिक पर्दा समझा। ओलिवियर की महत्वाकांक्षा सीधे हॉलीवुड पर केंद्रित थी, जहां एक विवाहित पुरुष स्थिरता का प्रतीक होता है, न कि विवाद का। एस्मंड इस बीच प्रमुख भूमिकाएं चाहती थी, जिन्हें उसकी शर्मीली प्रकृति मुश्किल से ही आकर्षित करती थी। सार्वजनिक रूप से वे थिएटर के ग्लैमरस डार्लिंग थे। निजी तौर पर वे अलग अलग पटकथाएं अभ्यास करते थे। वह सह कलाकार के साथ संबंधों का पीछा करते थे। वह सावधानी पूर्वक
समान लिंग मित्रताओं का पोषण करती थी। कोई अखबार छापने की हिम्मत नहीं करता। जब हॉलीवुड ने आखिरकार बुलाया तो स्टूडियो मालिकों ने उन्हें ब्रिटेन के जवाब के रूप में गेबल और लोम्बार्ड के तौर पर पेश किया। फिर भी ट्रांस अटलांटिक काम ने जोड़े को हजारों मील और दुनियाओं के फासले पर रखा। 1937 तक ओलिवियर ने चुपचाप तलाक के लिए अर्जी दी, असमर्थता का हवाला देते हुए, ठीक तभी जब फायर ओवर इंग्लैंड में उन्हें लिए और सिनेमा के इतिहास को बदलने के लिए जोड़ा गया। इसमंड ने किरदार वाली भूमिकाओं की ओर रुख किया। उसका नाम हमेशा उस महिला के रूप में उनके साथ रहेगा जो उसे खो बैठी। उनकी शादी एक ऐसी सीढ़ी थी जिसे कोई वास्तव में संभालने का इरादा नहीं रखता था। यह साबित करता है कि शो बिजनेस में, यहां तक कि मैं करता हूं भी, ओपनिंग नाइट का प्रचार हो सकता है। मिक्की रूनी और एवा गार्डनर। मेट्रो गोल्डविन मेयर ने आदर्श हेडलाइन का सपना देखा। अमेरिका के प्रमुख बॉक्स ऑफिस स्टार और स्टूडियो की नई देवी ने शादी की। मिकी रूनी 21 साल के और एंडी हार्डी जगरनॉट की सवारी कर रहे थे, अपनी साफ सुथरी छवि को बढ़ावा दे रहे थे। अवा गार्डनर 19 साल की और अनघता ने तुरंत मर्की मूल्य प्राप्त किया। शादी एक फोटो ऑन अप सर्कस थी, गोल्फ क्लब प्रॉप्स के रूप में, प्रेस एजेंट्स ब्राइड्समेड्स के रूप में। लेकिन स्टूडियो द्वारा दिए गए मुस्कानों के पीछे उनकी दुनियाओं टकरा नहीं सकती थी। अधिक अवा गंभीर भूमिकाओं और वयस्क सम्मान के लिए तरसती थी। मिकी हमेशा के लिए प्रशंसा और ऑफ कैमरा की लालसा रखते थे। भोग। एमजीएम ने एक साथ दौरों का आदेश दिया। फिर भी रूनी ने रातें रेस्ट्रैक पर बिताई, जबकि एवा अकेले उच्चारण का अध्ययन करती थी। 9 महीनों में उसने खुद को गॉसिप कॉलम्स में एक पंचलाइन के रूप में पाया जो मिकी के अफेयर्स के बारे में लिखते थे। स्टूडियो के निर्णायक एक मित्रतापूर्ण विभाजन की मध्यस्थता की। मिक्की का करियर आगे बढ़ता रहा। हालांकि स्कैंडल ने उसके बॉय नेक्स्ट डोर का आभा कम कर दिया, जबकि एवा ने खुद को यूनिवर्सल पर पुनः परिभाषित किया। अंततः एड किलर्स में दिल टूटने को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका विवाह एक प्रेम कहानी से ज्यादा कास्टिंग कॉल था। यह एक उदाहरण था कि कैसे स्टूडियो के जादू ने रातों रात 2 करियर बनाकर खत्म कर दिए। निल्स एस्टर और विवियन डंकन। स्वीडिश हार्टथ्रोब। निल्स एस्टर हॉलीवुड के पुरुष गार्बो थे, एक मूक स्क्रीन आइकन जिनकी धधकती नजरें छुपे हुए सच्चों को छिपाती थीं। पुरुष निर्देशकों के साथ अफेयर्स की कानाफूसी ने उनके अमेरिकी उदय को खतरे में डाल दिया। इसीलिए एमजीएम ने एक तेज समाधान का आयोजन किया। जिंदा दिल वोदेवियन विवियन डंकन से शादी कीजिए। प्रसिद्ध डंकन बहनों में से एक। उनकी बेटी इवलिन के आने पर बवेरियन वैभव में उनके वचनों ने टैब्लॉइड्स की अंतर्राष्ट्रीय शिशु कथा को जन्म दिया। लेकिन हनीमून प्रतिद्वंद्वी जीवन के तहत बिखर गया। वह कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे लगे थे और वह म्यूजिकल कॉमेडीज का दौरा कर रही थी। ऑफसेट एस्टर ने स्टंटमैन के एंडुमैन के साथ रोमांस बनाए रखा, जबकि विवियन अपने दोस्तों को तैयार कर रही थी। 2 साल बाद तलाक की कागजातों ने इस दिखावे का अंत कर दिया, लेकिन नुकसान बना रहा। स्टूडियो ने निल्स को रोमांटिक लीड के लिए चुनना बंद कर दिया। उन्हें विदेशी खलनायक भूमिकाओं में डाल दिया गया, जबकि विवियन की मंच की चमक उसकी बहन के बिना फीकी पड़ गई। फिर भी उनके संक्षिप्त असंभव से मिलन ने उन्हें एक क्षणिक चमकदार सुरक्षा दी, एक युग में जब ईमानदारी का अर्थ था बहिष्कार। यह इस बात का प्रतीक है कि पुरानी हॉलीवुड ने अपने सितारों से कितनी दूरी तय करने की मांग की। बवेरिया से दिल टूटने तक एक सिल्वर स्क्रीन के भ्रम को बचाने के लिए टालुलाह बैंकहेड और जॉन एमरी। टालुला बैंकहेड की सिगरेट वर्णित तीखी बुद्धिमत्ता और सर्वलैंगिक भूख ने हॉलीवुड के सेंसरों को डरा दिया था। निर्माता प्रार्थना करते थे कि वह एक स्वस्थ शीर्षक के लिए सहमत हो जाएं, और अभिनेता जॉन एमरी हैंडसम, विवेकशील, स्टूडियो का समर्थन पाने के इच्छुक, इस किरदार के लिए उपयुक्त थे। इस जोड़ी ने केवल 3 सार्वजनिक डेट्स के बाद अपनी सगाई की घोषणा की। मैनहट्टन सेंट ल्यूक में इसे पूरा किया, जहां मेहमानों से ज्यादा रिपोर्टर्स थे। वास्तव में तालुल्ला ने अपनी शादी की रात एक ग्रीनविच विलेज स्पीकईजी में बिताई, जबकि जॉन अपने बैचलर फ्लैट में लौट आए। 3 प्रचार से भरे वर्षों तक उन्होंने प्रीमियर पर पहुंच दिया, लेकिन दोस्तों ने मजाक में कहा कि उनकी सबसे अंतरंग क्षण रेड कारपेट पर ही थे। यह दिखावा तालुला को लाइफ बोट जैसी फिल्मों में एक दूसरा अवसर दिलाने में सफल रहा, और जॉन को आर्कियो में ऐसे भूमिका मिली जो वह अकेले नहीं पा सकते थे। फिर भी इसकी कीमत आध्यात्मिक थी। ठंड से जमना। तलुलाह के पत्र कहते हैं कि वह एक पोशाक में जी रही थी और कैमरों के बंद होने के बाद जॉन शराब की लत में डूब गए। उनका नागरिक तलाक 1941 में दोनों को मुक्त कर गया, लेकिन बाद में तालुलाह ने मजाक किया, डार्लिंग, हमारे बीच केवल एक ही चीज समान थी, वह थी आइजल। शादी सिल्वर स्क्रीन के धुआं और दर्पण की तरह है, जो केवल बालकनी की सीटों से विश्वसनीय लगती है। विलियम पॉवेल और कैरोल लोम्बार्ड। जब स्मार्ट विलियम पॉवेल ने कायरोल लोम्बार्ड को प्रेम किया, तो टैब्लॉइड्स ने हॉलीवुड के हंसी के अभिजातों पर आश्चर्य किया। एमजीएम जानता था कि यह क्या कर रहा है। 38 वर्षीय पॉवेल को नई गति की आवश्यकता थी। 22 वर्षीय लोम्बार्ड को मैक्स एन शॉर्ट्स से आगे बढ़ने के लिए मात्र सुलभ सम्मान की आवश्यकता थी। उनकी यॉट क्लब समारोह ने पॉवेल के टक्सीडो के कॉलर और कैरोल के घूंघट पर उतना ही ध्यान दिया
जितना प्रदर्शकों की सही प्रतिलिपि पर। लेकिन उस जोड़े की वास्तविकता दो समानांतर शूटिंग शेड्यूल और कोई भी साझा रुचियां नहीं थी। लोम्बार्ड को उच्च गति की शरारतें और अश्लील चुटकुले पसंद थे। पॉवेल को शतरंज और शांत डिनर पसंद थे। 26 महीने के शिष्ट पूर्व निर्धारित फोटो अवसरों के बाद उन्होंने प्रेस विज्ञप्तियों के साथ तलाक ले लिया, जिसमें अविचल स्नेह और करियर प्रभाव की घोषणा की गई। लोम्बार्ड ने अपने दिल टूटने का सामना किया, जिससे उन्हें हमदर्दी मिली, जिसने उन्हें माय मैन गॉडफ्रे में 20वीं सेंचुरी में जगह दिलाई। पॉवेल ने द थिन मैन में राक्ष निक चार्ल्स के लिए अपनी मध्यम आयु की उदासी को त्याग दिया। उनके मैत्रीपूर्ण अलगाव ने साबित किया कि स्टूडियो न केवल एक शादी बल्कि एक ब्रेकअप की भी पटकथा लिख सकता है, और इसने दोनों सितारों को एक सौदे में हॉट प्रॉपर्टीज में बदल दिया। कैथरीन हेपबर्न और लुडलो ऑगडेन स्मिथ। इससे पहले कि वह हॉलीवुड की दृढ़ स्वतंत्रता की प्रतीक थीं, कैथरीन हेपबर्न ने फिलाडेल्फिया के सामाजिक प्रतिष्ठित लडलो ऑगडेन स्मिथ से एक शांत समारोह में शादी की। पूर्वी तट समाज के लिए यह मेल जोल उपयुक्तता चिल्ला रहा था, लेकिन शादी के भीतर केट ने खुद को कैथरीन हॉटन कहा, उनके नाम को एस ऑगडेन लडलो के रूप में गुमनामता के लिए पुनर्व्यवस्थित किया और ज्यादातर रातें रिहर्सल हॉल में बिताई। स्मिथ धैर्यवान और सामाजिक रूप से जुड़े हुए उनके शुरुआती मंच विफलताओं का खर्च उठाते थे, जबकि उनके लड़कों जैसे कपड़ों और महिलाओं पर अफवाह युक्त क्रश को परिवार की गपशप से बचाते थे। हॉलीवुड ने जल्द ही बुलावा दिया और स्टूडियो अधिकारियों को बाहरी रूप से सब अच्छा लगा। एक अच्छे परिवार का यहाँ की पति यह सुझाव देता था कि हेपबर्न सिर्फ अलग थी, गैर पारंपरिक नहीं। यह जोड़ी दो तटों पर रहती थी, वह फिलाडेल्फिया के क्लबों में और वह आरकेओ के साउंड स्टेजों पर। वे मुख्यतः टैक्स फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलते थे। वर्ष 1934 में उन्होंने बिना किसी शोरगुल के तलाक ले लिया। केट ने गुजारा भत्ता दिया, मजाक में कहा कि उसने उसे एक भूमिका के लिए रखा था और वह अवधि समाप्त हो गई थी। नकली पारंपरिक विवाह ने उसे एक स्कैंडल प्रूफ लॉन्च पैड दिया, जिससे वह उस युग की सबसे बिन माफी वाली सिंगल महिला में बदल गई, जो केवल एक झूठे विवाह से ही संभव हो सकता था। बस्टर कीटन और नताली टैलमेज। मूक विदूषक बस्टर कीटन ने शक्तिशाली टैलमेज बहनों की तिकड़ी का हिस्सा नैटली टैलमेज के प्रति आकर्षण महसूस किया, उनकी मां की चौकस निगाहों के तहत। शादी एक सामाजिक प्रदर्शन थी, लेकिन अंदरूनी लोगों ने फुसफुसाए कि यह निर्माता जोसेफ शेंक की शांति संधि थी। नताली को अपनी मां की मांगी हुई सुरक्षा मिली और बस्टर को टालमेज वितरण साम्राज्य तक पहुंच पहले दिन से ही निकटता सीमित थी। नताली ने 2 बेटे पर्याप्त कहे और बस्टर को अतिथि कक्ष में भेज दिया। फोटो प्ले ने उनके बेवर्ली हिल्स के मेंशन में घरेलू सुख शांति दिखाया। फिर भी बस्टर लगातार शूट के बाद स्टूडियो के सोफों पर सोते थे, अकेलेपन को बोरबोन के साथ सुन्न करते हुए। फिर भी यह संघ उनके स्वस्थ छवि को शेरलॉक जूनियर और डी जनरल जैसी बॉक्स ऑफिस की सफलताओं के माध्यम से संरक्षित करता था। जैसे ही टॉकीज का दौर शुरू हुआ, नताली ने तलाक के लिए अर्जी दी, हवेली पर कब्जा कर लिया और उसे लड़कों से मिलने से रोक दिया। कथित किताबों जैसा विवाह बस्टर के करियर को अपने चरम पर संरक्षित कर चुका था, लेकिन जब ध्यान कम हुआ तो यह उसे भावनात्मक और आर्थिक रूप से कमजोर कर गया। एक गिरावट जिसके पास कोई सुरक्षित उतार नहीं था। कोल पोर्टर और लिंडा ली थॉमस। हालांकि संगीतकार कोल पोर्टर ब्रॉडवे के करीब रहे बजाय हॉलीवुड के, उनके संगीत ने अनगिनत गोल्डन एज फिल्मों में धुन बनाई और दक्षिण की वारिस लिंडा ली थॉमस से उनकी शादी उस युग का सबसे सजीला खुला रहस्य बन गई। लिंडा, जो उनसे 12 साल बड़ी और अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति से हाल ही में तलाकशुदा थी, सुसंस्कृत संगति की लालसा रखती थी। कोल को वैश्विक सैलून में रुचि रखने वाले एक समलैंगिक व्यक्ति के लिए सामाजिक रूप से अभेद्य मुखौटा चाहिए था। उनका पेरिस का समारोह फैशन से भरा था और कोल की प्रतिष्ठा को मजबूत करता था, जो एमजीएम में भविष्य की स्क्रीन अनुबंधों के लिए आवश्यक था। सार्वजनिक रूप से वे बॉर्न टू डांस जैसी फिल्मों के प्रीमियर में अविभाज्य रहते थे। निजी तौर पर लिंडा वैश्विक सोरियों की मेजबानी करती थी, जबकि कोल गुप्त रूप से कोरस लड़कों के साथ रोमांस में लगे रहते थे। इस व्यवस्था ने उनकी रचनात्मकता को दिन रात बढ़ावा दिया। बिगिन द बेगिन, यू आर, टॉप, गीत, जिन्होंने हॉलीवुड म्यूजिकल्स को आर्ट डेको कल्पनाओं में बदल दिया। जब 1937 में एक घुड़सवारी दुर्घटना से कोल विकलांग हो गए, तो लिंडा ने प्रेस और वित्त को संभाला, एक समर्पित प्रेम की कहानी की मिथक को मजबूत किया। वह 1954 में निधन हो गया। उसकी वसीयत ने उसकी संपत्ति को सुरक्षित किया। वह 1 दशक बाद पीछे चला गया। रहस्य अभी भी आधिकारिक रूप से अनकहा था। उनकी शादी एक जुनून नाटक नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन था, जिसने एक युग के लिए एक साउंड ट्रैक को जन्म दिया और हॉलीवुड को सिखाया कि कैसे परिष्कार सच्चाई को शानदार चमक के साथ छुपा सकता है। हर चमकदार अंगूठी की एक कीमत थी और हर मंचित चुंबन की गूंजें आज भी हॉलीवुड की दास्तान में गूंजती हैं। अगर इन कहानियों ने आपको छुआ, तो उन हजारों कहानियों की कल्पना कीजिए जो अभी भी स्टूडियो वॉल्ट में दबी हुई हैं। अपनी राय नीचे साझा करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और याद रखें, टिनसेल टाउन में सच्चाई हमेशा एक परफेक्ट स्पॉटलाइट के पीछे छिपी होती है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में है।